इसलिए हमारे लीडर्स ने डिसीजन लिया कि हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेंगे। ये भले ही एक टफ डिसीजन था, इजी डिसीजन नहीं था, ये टफ डिसीजन था, लेकिन यही सही डिसीजन था। इंडिया, सपोज इंडिया बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अब पूरे इंडिया को मैं ऐसे करके डिवाइड करूंगा छोटी छोटी एरियाज के अंदर, छोटे एरियाज के अंदर डिवाइड करूंगा और टोटल में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दूंगा, 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि इसका मतलब, और जो क्रिटिक्स थे ना, जो तंज कसने वाले जो लोग थे, उनके मुंह पे एक काइंड ऑफ तमाचा पड़ गया और इंडिया ने उन क्रिटिक्स को गलत प्रूफ किया कि भाई देखो, इंडिया भी इलेक्शंस करवा सकता है। बोला था हमें कांग्रेस चाहिए, 50 लोगों ने भी नहीं बोला हमें कांग्रेस चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस जीत गई इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा है, फर्स्ट पास द पोस्ट, आप सिर्फ बाकी से ज्यादा लेके आ जाओ, लेकिन अगर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को थोड़ा सा सह ले, थोड़ा सा टॉलरेट कर ले और दोनों हमेशा साथ में रहें, तो इनकी ये ग्रुप इनका जो कोalition बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। मेंशन है आपके चैप्टर के अंदर, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में मेंशन किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब इनके फाउंडर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, एग्जाम के अंदर यही से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कभी कभी। जरा इमेजिन करिए वो दौर 1947 के जस्ट बाद, जहां इंडिया जस्ट अभी फ्री हुआ है, लेकिन इंडिया के पास अब एक ऑप्शन है, या फिर मैं कहूं तो अब इंडिया के पास दो रास्ते हैं कि वो किन रास्तों को चूज करे। क्या वो डेमोक्रेसी की तरफ जाए, या फिर वो बाकी पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज की तरह अपने देश में डेमोक्रेसी को ना लाकर मोनार्की लेके आ जाए, छोटी सी डिक्टेटरशिप लेके आ जाए, या फिर वन पार्टी सिस्टम लेके आ जाए। यहां हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि कैसे इंडिया ने डेमोक्रेसी, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट चॉइस थी, कैसे इंडिया ने उसको चूज किया और कैसे इंडिया ने डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाया। जब पूरी दुनिया, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, वो इंडिया को देख के ये बोल रही थी कि अरे इंडिया इलिटरेट लोगों की जगह है, ये लोग कैसे डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश कर पाएंगे, कैसे ये लोग डेमोक्रेसी के बेसिस पर अपना सिस्टम चला पाएंगे, अपनी गवर्नमेंट को चला पाएंगे, कैसे इस देश को संभाल पाएंगे। हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर कैसे हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लीडर्स, नेशनल मूवमेंट के अंदर जो हमारे फोर फ्रंट लीडर्स रहे हैं, कैसे उन्होंने डेमोक्रेसी को चूज किया, और ना कि सिर्फ चूज किया, बल्कि डेमोक्रेसी को एक अच्छा और एक काइंड ऑफ एक पर्सोना बना दे कि हाँ देखो, हम लोग भी डेमोक्रेसी को अच्छे से चला सकते हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों से बेहतर हम चला सकते हैं। मेरा नाम है यश, स्वागत है आपका इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। चलिए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई डेमोक्रेसी से क्यों, डेमोक्रेसी को एक एक्चुअल रीजन माना गया, हमारे लिए एक सॉल्यूशन बना, और बाकी कंट्रीज ने इसको एक प्रॉब्लम की तरह देखा। ऐसा क्यों था डेमोक्रेसी? अब देखिए जरा, ब्रिटिश एरा में जब ब्रिटिशर्स ने बहुत सारी कॉलोनीज बना रखी थी अपनी पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस टाइम पे कुछ कंट्रीज, जब ब्रिटिश एरा खत्म हुआ, जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ, तो सिर्फ इंडिया फ्री नहीं हुआ, इंडिया के साथ काफी सारी और कंट्रीज भी फ्री हुई। जब ये सारी कंट्रीज फ्री हुई तो इन्होंने क्या बोला कि भाई देखो, हमारे लिए सबसे प्रायोरिटी, हमारी सबसे ज्यादा है यूनिटी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी यूनिटी बना के रखनी है। और डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जहां पर डाइवर्सिटी को पावर मिलती है, जहां पर रीजनलिज्म ऊपर उठ के आता है, हर एक इंसान के पास अपनी चॉइस होती है, अपनी खुद की पावर हो जाती है। अगर हमने हर एक इंसान को अपनी पावर दे दी, या फिर कहीं तो एक रीजनलिज्म को, एक एरिया को पावर दे दी कि भाई आप चुन सकते हो अपनी सरकार को, तो कहीं ना कहीं ये यूनिटी के ऊपर थ्रेट हो सकता है। बाकी पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को एक थ्रेट की तरह माना, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि हम अपनी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम ला ही नहीं सकते डेमोक्रेसी, हमारे लिए सबसे ऊपर क्या है, यूनिटी है। हम डेमोक्रेसी को लाएंगे तो कहीं ना कहीं एक डाइवर्स ओपिनियंस पैदा होंगे, जब डाइवर्स ओपिनियंस आएंगे तो कंफ्लिक्ट्स होगा लोगों के बीच में, और इसी कंफ्लिक्ट से कहीं ना कहीं हो सकता है इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन टूट जाए, यूनिटी खत्म हो जाए, इसलिए हम डेमोक्रेसी को अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन वहीं पर इंडिया ने क्या बोला, इंडिया के लीडर्स एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन लेकर आए, और इंडियन लीडर्स ने डेमोक्रेसी को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा, उन्होंने देखा डेमोक्रेसी को एक सॉल्यूशन की तरह, उन्होंने डेमोक्रेसी को देखा। लेकिन सॉल्यूशन कौन सी प्रॉब्लम के लिए, यह भी तो जरूरी है जानना, भाई प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से एक सॉल्यूशन बना डेमोक्रेसी। प्रॉब्लम, हमारे लीडर्स ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया कि भाई हम डेमोक्रेसी को लेकर आएंगे, और ऐसा क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे, ब्रिटिश एरा के टाइम पे कुछ हमारे सामने प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि हमने देखा इनइक्वालिटी,
इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी थी ब्रिटिश एरा में। हमने देखा एब्सेंस एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम, या फिर मैं बोलूं तो सिर्फ फ्रीडम, फ्रीडम किसी भी तरह की हो सकती है, एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एब्सेंस, सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ब्रिटिश सरकार जो मन चाहे वो कर रही है, जिसका जो लॉज ला रहे हैं, जैसा वो जुल्म ढा रहे हैं इंडियंस के ऊपर, कोई ने रोकने टोकने वाला नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती अपनी जनता के लिए। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स थी और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने देखा यार, एक डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जो हमें क्या देता है, इंश्योर करता है फ्रीडम, इंश्योर करता है इक्वालिटी, है ना, ये इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी, सरकार अकाउंटेबल हो जाती है जनता की वजह से, तो डेमोक्रेसी में पावर जनता से ही तो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर हमें इन प्रॉब्लम्स से हम इतने टाइम से जूझते आ रहे हैं, हम ब्रिटिश राज में इन्हीं प्रॉब्लम से जूझते आ रहे हैं, तो जब ब्रिटिश राज खत्म हो गया और अगर अभी भी हमने इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना करा, तो कहीं ना कहीं तो हम अभी भी गुलाम ही बने रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और अब हम खुद के गुलाम बन जाएंगे, कुछ इंडियंस के गुलाम बन जाएंगे। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने देखा डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर हमने देखा इस चीज का सॉल्यूशन, जहां पर डेमोक्रेसी हमें क्या देता है, इक्वालिटी देती है, भाई आप सब इक्वल हो, आप सब इक्वल हो। डेमोक्रेसी हमें देती है फ्रीडम, फ्रीडम, डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम देती है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर चीज का फ्रीडम हमें डेमोक्रेसी के अंदर मिलता है। आपको सरकार पसंद नहीं आ रही, ठीक है, सरकार को बदल देते हैं। आप चाहते हो आपके एरिया पे ये लीडर राज करे, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप लाओ इसको, इसकी सरकार लेके आ जाओ आप। तो सारी की सारी पावर किसके हाथों में आ गई, जनता के हाथ में आ गई है। यही वो बोल रहे हैं, द लीडर्स ऑफ फ्री इंडिया प्लेस देयर फेथ, उन्होंने फेथ रखा, उन्होंने भरोसा रखा डेमोक्रेसी के ऊपर, और उन्होंने ये भरोसा रखा कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं जस्टिस को इंश्योर करेगा, डेमोक्रेसी ये इक्वालिटी को इंश्योर करेगी, ये अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करेगी। और कहीं ना कहीं भाई देश की जनता इतनी कैपेबल है कि वो अपने देश को आगे खुद लेके जा सकते हैं और अपने देश को उन कंट्रीज से बेहतर बना सकते हैं जिन कंट्रीज के अंडर अभी तक इंडिया रहा। इसलिए हमारे लीडर्स ने डिसीजन लिया कि हम डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करेंगे। ये भले एक टफ डिसीजन था, ये इजी डिसीजन नहीं था, ये टफ डिसीजन था, लेकिन यही सही डिसीजन था। इट वॉज नॉट द इजिएस्ट पाथ बट द राइट वन। ये इजी नहीं था लेकिन राइट था, बिल्कुल ठीक रास्ता था। इसलिए हमने किसको चूज किया, डेमोक्रेसी को चूज किया। जब हमने डेमोक्रेसी को चूज किया, अब बारी आती है इलेक्शंस करवाने की। इलेक्शंस की बारी आती है और इंडिया आगे बढ़ता है इलेक्शंस के लिए। आप इस स्टेटमेंट को अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाई डिड इंडियन लीडर्स चूज डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर सिस्टम, तो आप ये लिख सकते हैं द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, द एक्सपीरियंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कन्विंस्ड इंडियन लीडर्स दैट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट सिस्टम टू देयर प्रॉब्लम्स। उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सिस्टम है डेमोक्रेसी। क्या इंश्योर करता है, फ्रीडम, इक्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी, पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, भाई हर एक इंसान की पार्टिसिपेशन होगी सरकार बनाने में, सरकार चलाने के अंदर। आगे देखिए, इंडिया फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो चुकी, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए तो है नहीं। अब डेमोक्रेसी का मेन कंपोनेंट इलेक्शन होता है कि नहीं है? भाई डेमोक्रेसी एक आइडिया है, लेकिन उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्शंस। अब भारत अपना पहले इलेक्शंस करवाने जा रही है। अब पहले इलेक्शंस करवाने के लिए हमें कुछ चाहिए, हमें कोई एक बॉडी चाहिए ना, हमें एक बॉडी चाहिए, या फिर मैं बोलूं तो एक ग्रुप चाहिए कि भाई इस ग्रुप की जिम्मेदारी होगी कि कैसे आप लोग करवाओगे इलेक्शंस, कैसे आप इलेक्शंस करवाओगे, ये इस ग्रुप की जिम्मेदारी होगी। यही ग्रुप आगे चल के क्या बना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में सेटअप करी जाती है। 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप होती है और सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बना दिए जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ काम है। पहला तो काम भाई ऑब्वियस सी बात है, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, इलेक्शंस करवाएगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा काम है डीलिमिटेशन। अभी डीलिमिटेशन क्या है भाई, देखिए जरा, डीलिमिटेशन काइंड ऑफ आप ऐसे मान लो कि सपोज ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया। अब इंडिया के अंदर आपको कुछ बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है, बाउंड्रीज को आपको ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ कैसे करोगे, अब बाउंड्री से मेरा मतलब यहां पर यह है
कि भाई आपको ये ड्रॉ करना है कि कितने लोगों के ऊपर कितने लोगों के ऊपर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, इसी और इस रिप्रेजेंटेटिव ये रिप्रेजेंटेटिव कितने एरिया के ऊपर इसका कंट्रोल होगा। इस एरिया को ही हम बाउंड्री इस एरिया को ही हम ड्रॉ करेंगे, इस बाउंड्री इस एरिया की बाउंड्री को हम ड्रॉ करेंगे जितने एरिया के ऊपर इस लीडर का कंट्रोल होगा। और उसी बाउंड्री ड्रॉ करने को हम क्या बोल रहे हैं, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोल देते हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी के ड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज कॉन्स्टिट्यूएंसी को हम क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं डिलिमिटेशन। ठीक है, सेकंड काम इसका क्या था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, कि आपको डिलिमिटेशन करनी है, आपको ड्रॉ करनी है कि कौन सी बाउंड्री से कितने लोग, मतलब कौन सा रिप्रेजेंटेटिव आएगा और उस रिप्रेजेंटेटिव का कितना एरिया होगा जिसके ऊपर उसका कंट्रोल होगा। थर्ड इसका क्या था, वोटर का रजिस्ट्रेशन करवाना था। वोटर रजिस्ट्रेशन का सेंस, भाई आप लोग ठीक है आप इलेक्शन तो करवा रहे हो, लेकिन क्या आपको यह पता है कि कितने लोग हैं वोट देने के लिए, कितने लोग देश के अंदर हैं, कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, सबका रजिस्ट्रेशन भी तो करवाना पड़ेगा ना। कि भाई एक, अब यहां पर इक्वालिटी की बात हो रही है, इक्वालिटी से मेरा मतलब है कि एक वन पर्सन वन वोट, एक इंसान का एक ही वोट होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो तो एक इंसान दो तीन बार आके वोट करके चला जाए, फिर इक्वालिटी कहां रही। इसलिए यहां पर वोटर्स का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, हमें जानना जरूरी है कि किस एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर इंडिया के अंदर कितने लोग हैं, कितने वोटर्स हैं एक्चुअल में। थर्ड इसका काम क्या था, पॉलिटिकल पार्टी का रेगुलेशन। ये थोड़ा अलग हो जाता है, आप इतने डीप में मत जाओ, सिर्फ इन तीन को मेंशन नोटिस करो, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड पॉलिटिकल पार्टी रेगुलेशंस। ठीक है, आगे देखिए, अब कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। चैलेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने, कुछ चैलेंजेस हैं कि भाई ठीक है हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, हम लोग डिलिमिटेशन करेंगे, तो चैलेंजेस कैसे। फर्स्ट चैलेंज क्या आया, इलेक्शन रिक्वायर्ड डिलिमिटेशन, जो कि जस्ट मैंने अभी आपको समझाया क्या होती है डिलिमिटेशन, ड्रॉइंग द बाउंड्रीज ऑफ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अगर आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंफ्यूज हैं तो मैं आपको एक सिंपल शॉर्ट में बता देता हूं कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं। देखिए जरा, सपोज ये है एक एरिया, ठीक है ये एक एरिया है, कुछ भी नाम दे दो आप इस एरिया को, अपना जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं उस एरिया को आप मान सकते हैं, ये एक एरिया है। अब इस एरिया के ऊपर मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करूंगा, कुछ आर्टिफिशियल लाइंस। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और आर्टिफिशियल लाइंस के थ्रू मैंने इस एरिया को क्या करा, मैंने इस एरिया को कर दिया है डिवाइड। कि भाई अब मैं इसको बोलूंगा कि ये है एरिया नंबर 1, ये है एरिया नंबर 2 एंड ये है एरिया नंबर 3। समझ गए आप लोग, क्लियर है बिल्कुल। अब इस एरिया को, एक पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, इस पार्ट को, इसी पार्ट को मैं बोलूंगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलूंगा। यहां पर टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 1 2 3, तीन एरियाज हैं, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, यहां पर टोटल कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक लीडर होगा, ठीक है, एक लीडर होगा, और वो लीडर कहीं ना कहीं बैठेगा, तो उस चेयर के ऊपर बैठेगा ना, तो मैं उसको क्या बोलूंगा कि यह है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट। मेरे ख्याल से अब आप कंफ्यूज नहीं हो गई कि क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंसी और क्या होती है सीट। ठीक है, अब सेम इसको आप अप्लाई करो इंडिया के ऊपर। इंडिया, सपोज इंडिया बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। अब पूरे इंडिया को मैं ऐसे करके डिवाइड करूंगा छोटे छोटे एरियाज के अंदर, छोटे एरियाज के अंदर डिवाइड करूंगा, और टोटल मैं कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दूंगा, 489 कॉन्स्टिट्यूएंसी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इंडिया कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, 489 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, लेकिन कैसे, आर्टिफिशियल लाइन से डिवाइड हुआ है, आर्टिफिशियल लाइंस। और इंडिया के अंदर टोटल कितनी सीट्स हैं भाई, 489 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, तो कितनी सीट्स हैं, 489 सीट्स भी हैं इंडिया के अंदर। ये 489 में आपको डाटा बता रहा हूं 1950 का, ठीक है। अभी के टाइम पे कितने, अभी के टाइम पर है अगर मैं बात करूं 2026, तो अभी है आपकी 543 सीट्स। यानी कि इसका मतलब क्या है, अभी है हमारे पास टोटल 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, कोई प्रॉब्लम, आगे चलिए। अब देखिए जरा, फिर से इधर आइए देखिए भाई, एरिया इतना इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, इतना बड़ा, सॉरी यहां पर 389 नहीं, यहां पर 489 होगा।
इतना बड़ा एरिया है इंडिया का, अब उसको डिलिमिटेशन के अंदर लाना, उसकी बाउंड्रीज को सेट करना, ड्रॉ करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। दूसरा चैलेंज क्या है कि भाई इलिटरेसी, आप डेमोक्रेसी को इंप्लीमेंट तो करोगे, लेकिन डेमोक्रेसी को समझने वाले लोग, अब जो जो जिनको उनको वोट करना है, क्या वो लोग इतने समझदार हैं? क्या वो लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि वो लोग डेमोक्रेसी का मतलब जान पाए, वो लोग इलेक्शंस का मतलब जान पाए, वो लोग वोट का मतलब जान पाए कि क्या है एक्चुअल में आपके वोट की पावर? क्या वो इतने समझदार हैं? उस टाइम पे यही चैलेंज निकला। सिर्फ 15% वोटर्स क्या थे? सिर्फ 15% वोटर्स ही इलिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। 80% कैसे थे? इलिटरेट थे, अभी इनको कुछ पता ही नहीं था क्या होती है डेमोक्रेसी, क्या होती है वोटिंग, क्या होते हैं इलेक्शंस, कुछ नहीं पता था। तो इनको भी हमें कुछ ना कुछ सिखाना था, इनको भी हमें ट्रेन करना था, बताना था, इन्फॉर्म करना था। ये दूसरा चैलेंज था आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। थर्ड चैलेंज था एक नेम प्रॉब्लम। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, और जब वो पहला ड्राफ्ट रोल लेके आते हैं ना अपने वोटर रजिस्ट्रेशन का, जब पहला ड्राफ्ट आता है, उस ड्राफ्ट के अंदर 40 लाख वुमेन्स के तो नाम ही नहीं होते। कैसे उनके नाम की जगह पता है क्या लिखा होता है? अरे आज उनके नाम की जगह लिखा होता है उनकी वाइफ है जी, उनकी बेटी है जी, उनकी बहन है जी। मतलब मेल डोमिनेंस की, भाई आपके घर पे आए हैं और जी आपका नाम क्या है? अरे हम तो आज भी तो होता है गांव में कि अरे हम अपना नाम नहीं लेंगे, एक काम करो आप लिख लो उसकी बीवी, मैं उनकी वाइफ हूं, आप हस्बैंड का नाम लिख लो और आप मेरे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में मेरे आगे बस ये लिख देना कि उनकी वाइफ है। तो यही होता था उस टाइम पे भी, यही हुआ। 40 लाख वुमेन्स का क्या हुआ? 40 लाख वुमेन बिना नाम के रजिस्टर्ड हो गए। ये भी एक प्रॉब्लम थी कि भाई ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा, क्या पता चल रहा है। आगे देखिए, चलिए 1950 अब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं, और जैसे तैसे करके फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, पहले 2 बार जनरल इलेक्शंस को क्या करा जाता है? पोस्टपोन कर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक रजिस्ट्रेशन तैयार नहीं था, रजिस्ट्रेशन ठीक से हो नहीं पाए थे। दूसरा, डीलिमिटेशन हो गई थी, लेकिन उससे पहले हमने 30 लाख पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन किया कि आप जाओ जगह जगह आप जाओ, और सॉरी 3 लाख, आप जाओ जगह जगह आप जाओ, उनको ट्रेन करो, आप उनको बताओ क्या है डेमोक्रेसी, क्या है इलेक्शंस, कैसे आप वोट करोगे, कैसे आप अपने नेता को खुद चुन सकते हो, है ना। हमने उनको ट्रेन किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं, और फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कैसे? अब यहां पर कितने हमें एमएलए चूज करने हैं? 3200 एमएलए चूज होने, उनके ऊपर इलेक्शन होने, 489 लोकसभा की सीट्स के ऊपर चुनाव होने, और सिर्फ 50% थे लिटरेट वोटर्स हैं। ये कुछ चैलेंजेस थे इंडिया के सामने उस टाइम पे, देख सकते हैं आप लोग। आगे चलिए। अब इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर मैं बोलूं भारत बोल देता हूं कि इंडिया, एक बोल्ड डिसीजन लेता है। बोल्ड डिसीजन लेता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस करने का। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एज से ऊपर जितने भी लोग होंगे उन सबको वोटिंग का अधिकार होगा, भले वो किसी भी जेंडर के हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी रिलीजन के हो। ठीक है। और ये बोल्ड डिसीजन था उस टाइम पे। आप आज के बारे में मत सोचिए, आज तो आप देख रहे हो मेल फीमेल सब इक्वल हैं, जेंडर इक्वल्स हैं, लेकिन उस टाइम की बात सोचिए। अगर हम बात कर रहे हैं 1950 1952 की, अगर हम बात करें, भाई बहुत बड़ी बात थी। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहां पर डेमोक्रेसी बहुत टाइम से पहले ही चलते आ रही है, इनफैक्ट वहां वहां की कंट्रीज ने भी विमेन्स को बहुत टाइम के बाद वोटिंग का राइट दिया है। लेकिन इंडिया इंडिया ने क्या करा? अरे नहीं, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी तो डेमोक्रेसी के साथ साथ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी हम स्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव ये था कि भाई सबको इक्वल करना है हमें, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, हमें सबको इक्वली तो करना है। डेमोक्रेसी यही तो बात करती है। इसलिए हमने किसको इंट्रोड्यूस करा? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को इंट्रोड्यूस करा, और विमेन्स को भी हमने राइट दिए। और ये जो हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का आइडिया इंट्रोड्यूस किया ना, यही वजह बना कि एक ब्रिटिश मेंबर क्या बोलते हैं, a failure and more enlightened age will view with astonishment and the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people। यही कहीं ना कहीं हमारे ऊपर तंज कसे गए, क्रिटिक्स हुए हमारे ऊपर कि भाई आप लोगों ने देखो, एक तो आप लोग इलिटरेट, दूसरा इंडिया भी गरीब है बेचारा, इंडिया ऐसे सिचुएशन से बाहर आया, इंडिया की इकोनॉमी ठीक नहीं है, इंडिया इलिटरेट है। एक तो आप डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर रहे हो, दूसरा आप फीमेल्स को भी राइट दे रहे हो, विमेन्स को भी राइट दे रहे हो वोटिंग का। आप ठीक है, आप कर लो,
और कुछ टाइम के बाद हम लोग आपको देखेंगे निराश होते हुए, फिर हम लोग आपके उतरे चारे देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी आपके कंट्री में फेल कर गई। ये कहना था कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के लीडर्स का। अब और इसी को कहा गया बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री, कि भाई एक हिस्ट्री का बिगेस्ट गैम्बल है जो इंडिया खेलने जा रहा है, एक जुआ है, सबसे बड़ा जुआ इंडिया खेलने जा रहा है अपने देश के साथ, डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को स्टैब्लिश करके। लेकिन भाई इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस 1951 में स्टार्ट होते हैं, अक्टूबर 1951 में इलेक्शन स्टार्ट होते हैं। पोस्टपोन 2 बार तो पोस्टपोन हो जाते हैं, लेकिन फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसीजन लेती है कि ठीक है, हम लोग अक्टूबर 1950 में 52 में सॉरी 51 में इलेक्शंस कंडक्ट करवाएंगे। और 1951 अक्टूबर 25 अक्टूबर से इलेक्शन स्टार्ट होते हैं और फरवरी 1952 तक इलेक्शंस चलते हैं। अब इन्हें हम नाम देते हैं 1952 इलेक्शंस। 1952 इलेक्शंस हम नाम क्यों देते हैं? क्योंकि ज्यादातर कंट्री के ज्यादातर हिस्सों में इलेक्शंस 1952 में ही हुए थे। 1951 यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो जब यहां पर इलेक्शंस हुए थे, इस टाइम में इलेक्शंस हुए थे, तो वो कुछ कम एरियाज में इलेक्शंस हो पाए थे। लेकिन 1952 जब स्टार्ट हुआ, जनवरी फरवरी जब आई, उस टाइम पे देश में बाकी जगह जो ज्यादातर जगह थी वहां पर इलेक्शन हुए। इन्हें इसीलिए फर्स्ट इलेक्शंस को हम किस नाम से जानते हैं? 1952 इलेक्शंस के नाम से हम जानते हैं। इलेक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव थे कि भाई 4 से ज्यादा एक सीट के ऊपर, सीट याद है ना कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली, एक सीट के ऊपर 4 से ज्यादा लोग कंपटीशन लड़ रहे थे जीतने के लिए। और इंडियन एक्सपेरिमेंट ने क्या करा भाई? ये इंडियन एक्सपेरिमेंट ही तो था एक डेमोक्रेसी के साथ। डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, इलेक्शंस हुए, और जो क्रिटिक्स थे ना, जो तंज कसने वाले जो लोग थे, उनके मुंह पे एक काइंड ऑफ तमाचा पड़ गया और इंडिया ने उन क्रिटिक्स को गलत प्रूफ किया कि भाई देखो, इंडिया भी इलेक्शंस करवा सकता है। और इलेक्शंस, कोई भी देश इलेक्शन, किसी भी सिचुएशन में किसी भी देश में इलेक्शंस, या फिर मैं कहूं तो डेमोक्रेसी आ सकती है और डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर सकती है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी सिर्फ पढ़े लिखे देशों के लिए और अमीर देशों के लिए बनी है। इंडिया जैसे देश अगर इलेक्शंस करवा सकता है, डेमोक्रेसी ला सकता है, तो बाकी कोई भी डेमोक्रेसी और इलेक्शंस करवा सकता है। ये इंडिया ने प्रूफ करके दिखा दिया। आगे देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या क्लेम किया? There is a universal agreement that Indian people have conducted themselves admirably in the largest experiment in the democratic elections, the history of the year. History of the year बन गई, history of the world, sorry, history of the world बन गई। India's general elections of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world. It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty and lack of education. अब इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता ये बोलने का कि भाई इलिटरेट पीपल, एक इकोनॉमिक क्राइसिस वाला देश, इलिटरेसी वाला देश डेमोक्रेसी स्टैब्लिश नहीं कर सकता। अब ये बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि इंडिया ने वो करके दिखा दिया जो पूरे देश, जो पूरे सॉरी दुनिया के ऊपर एक तमाचा था कि देखो, आप लोगों के क्रिटिक्स, आप लोगों के तंज को हमने गलत साबित किया और इंडिया ने डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया और सक्सेसफुल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। आगे चलते हैं। अब टाइम आता है इलेक्शंस में जीता कौन। यहां से आपका एक्चुअल चैप्टर का जो थीम है वो स्टार्ट होता है, जो कि वन पार्टी डोमिनेंस। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, जीतता कौन? कांग्रेस ही जीतती। क्यों? क्योंकि भाई नेशनल मूवमेंट को कांग्रेस ही तो लीड कर रही थी। नेशनल मूवमेंट कौन चला रहा था, कौन लीड कर रहा था? स्टार्टिंग से कांग्रेस ही लीड करती आ रही थी। तो ऑब्वियस ही बात है, जीतने के चांसेस भी किसके सबसे ज्यादा थे? कांग्रेस के ही थे, है ना। यही हुआ, फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा। और इसलिए इस टाइम को हम क्या बोलते हैं? एरा। ये दौर था किसका? ये दौर था एक पार्टी के डोमिनेंस का। जो पार्टी कौन सी थी? जो पार्टी थी कांग्रेस। द कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली नोन had inherited the legacy of the national movement। जैसे कि जस्ट मैंने अभी आपसे बताया कि भाई क्यों कांग्रेस तो जीतनी थी। क्यों? क्योंकि भाई नेशनल मूवमेंट को वही तो कंटिन्यू करते आ रहे थे, उन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड करा, उन्होंने देश को आजाद करवाया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का जीतना भी स्वाभाविक था, बहुत ज्यादा नेचुरल था। ओनली द पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। और दूसरी बात भाई, जब इलेक्शंस हुए, इलेक्शन से पहले जब काइंड ऑफ रैलीज वगैरह होती हैं, तो कांग्रेस पार्टी के बारे में लोग ज्यादा जानते थे। ज्यादा क्यों जानते थे? कि कांग्रेस पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस, जब नेशनल मूवमेंट्स हो रहे थे ना ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, तब कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए थे हर गांव, हर शहर के अंदर, हर छोटे छोटे एरिया के अंदर, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करना था।
तो वही ग्रुप, वही कनेक्शन काम आया इनके इलेक्शंस में। उन्होंने लोगों को बताया कि भाई ऐसे ऐसे इलेक्शंस होंगे, आपको वोट करना है, आपको कांग्रेस को वोट करना है, और यही उनके काम आया। कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस वोन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स। भाई कांग्रेस की मैसिव जीत होती है, मैसिव विक्ट्री होती है। क्यों? 489 टोटल सीट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वाली। टोटल 489 सीट्स के अंदर से कांग्रेस कितनी सीट्स पे जीत जाती है? 364 सीट्स पे कांग्रेस जीत जाती है, और एक ये मैसिव जीत बनती है कांग्रेस की। कम्युनिस्ट पार्टी, और एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, अभी उसके आगे चल के हम जिक्र करेंगे उसके बारे में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया दैट कम्स नेक्स्ट इन टर्म ऑफ सीट, और कम्युनिस्ट पार्टी सेकंड आई थी, तब उसको 16 सीट्स मिली। बताओ, सोच रहे हो, फर्स्ट है कांग्रेस, उसको 364, और जो सेकंड है सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको सिर्फ 16 वोट्स। कितना डिफरेंस है, कितना गैप है दोनों के अंदर। यही दिखाता है कि भाई डोमिनेंस है कांग्रेस का। आगे चलिए, देखिए जरा इसको ध्यान से देखिए, आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है कांग्रेस डोमिनेंस 1952-1967। ये येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये कांग्रेस है, ये सब इन सब जगह कांग्रेस है। लेकिन ध्यान से देखो, केरला कुछ रेड रेड दिख रहा है आपको, ये रेड सिंबल है, ये रेड कलर सिंबल है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। अब यहां पर देखिए दो इलेक्शंस हैं, दो इलेक्शंस कौन कौन से? इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस, इस पे जरा ध्यान दो। देखो, एक इलेक्शंस हो रहे हैं हमारे लोकसभा के लिए, या फिर मैं बोलूं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इलेक्शंस हो रहे हैं। ये चीज तो आपको पता है, इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम चलता है कि भाई एक केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, बीजेपी केंद्र सरकार के अंदर है, नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड फॉर एग्जांपल, एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी भी एक खुद की सरकार है, और उनके सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है सेंटर पे जो पूरे देश को चलाएगी, और एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है स्टेट पे जो उस पर्टिकुलर स्टेट को, उस पर्टिकुलर राज्य को ही चलाएगी। अब जो सेंटर के इलेक्शंस हुए, उसमें तो भाई कांग्रेस 364 आउट ऑफ 489 सीट्स में जीत गई। लेकिन जो स्टेट के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट के इलेक्शंस में कांग्रेस को मेजोरिटी तो मिली है काफी जगहों पर, लेकिन एक जगह है, कौन सी? केरला। केरला स्टेट है, केरला स्टेट के अंदर कौन जीतता है? केरला स्टेट के अंदर जीत जाती है, कोalition से एक सरकार बनती है, कौन सी? सीपीआई। सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। केरला के अंदर ये जीत जाती है 1957 वाले इलेक्शंस के अंदर, यानी कि दूसरे जनरल इलेक्शंस के, क्योंकि फर्स्ट तो 1952 में हुए थे, फिर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, तो 1952 प्लस 5 1957 में जब सेकंड जनरल इलेक्शंस हुए, उस टाइम पे स्टेट, केरला स्टेट के अंदर कौन जीतता है? सीपीआई जीत जाती है। ठीक है, द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वाज आर्टिफिशियली बोस्टेड बाय आवर इलेक्टोरल सिस्टम। अब ये हमारा इलेक्टोरल सिस्टम क्या है? अब ऐसी बात नहीं है कि कांग्रेस को बिल्कुल ही सपोर्ट मिल रहा है, फुल मेजोरिटी मिल रही है, कि 100 के 100 लोग हैं वो कांग्रेस के दीवाने हुए पड़े हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। ये हमारा इलेक्टोरल सिस्टम था जिसने कहीं ना कहीं कांग्रेस की जीत को बूस्ट दिया। ठीक है, इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब होता है कि वो कौन सा सिस्टम है, हम कैसे चूज करेंगे अपने लीडर को, कैसे। तो इलेक्टोरल सिस्टम कौन सा है हमारा? हम फॉलो करते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर क्या होता है? आप लोग वोट देते हो, ठीक है, वोट्स की काउंटिंग होती है। फॉर एग्जांपल, कांग्रेस को मिले 40% वोट, कि ऐसा मान लो कि टोटल 100 लोग थे, और 100 लोग में से 40 लोगों ने किसको वोट किया है? कांग्रेस को वोट किया है। बाकी ने ए को वोट किया है, 20% बी को दिए, और अदर्स 10% को मिले अदर्स वोट, अदर्स को मिले 10% वोट। यहां पर देखो, कांग्रेस के सबसे ज्यादा वोट है। यहां पर यह मतलब नहीं है कि आपको 50% प्लस वोट चाहिए। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है कि आपको सिर्फ बाकियों से ज्यादा वोट चाहिए और आप जीत जाओगे। भले ही 50% आप क्रॉस ना करो, लेकिन अगर आपके बाकी पार्टी से ज्यादा वोट है ना, तो आप जीत जाओगे। और यही सिस्टम क्या कहलाया जाता है? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। कि आपको सिर्फ बाकियों से ऊपर होना है। मेजोरिटी का मतलब नहीं है, बस आपको बाकियों से आगे रहना है, आपको बाकियों से ज्यादा वोट मिलने चाहिए। यही वो बोल रहा है। द कांग्रेस वोन द 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स बट इट डिड नॉट इवन गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। इसको अगर मैं और एक तरीके से समझाऊं तो आप लोग जरा देखो, जरा ध्यान दीजिए यहां पर। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एफपीपीएस हम इसको बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, यह है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी
ए, ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। यह है कॉन्स्टिट्यूएंसी बी, बी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और यह है कॉन्स्टिट्यूएंसी सी, सी कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर है यहां तक? अब ए कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर टोटल है 100 लोग, 100 पीपल। बी के अंदर भी कितने हैं? 100 पीपल, और सी के अंदर भी कितने हैं? 100 पीपल है, ठीक है। अब यहां पर 4 पार्टीज इलेक्शन लड़ रही हैं। एक है आपकी कांग्रेस, ठीक है, एक है सपोज मान के चल रहे बीजेपी, एक है आम आदमी पार्टी, और कुछ हैं अदर्स। अदर्स 4 पार्टी यहां पर इलेक्शंस लड़ रही हैं, और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। अब यहां पर सपोज कांग्रेस को मिल जाते हैं 40 वोट्स, यानी कि 100 में से 40 लोग किसको वोट देते हैं? कांग्रेस को वोट देते हैं। 40 वोट्स मिलते हैं कांग्रेस को, ठीक है। और हम मान लेते हैं 30 मिलते हैं बीजेपी को, हम मान लेते हैं 10 मिलते हैं आम आदमी को, और हम मान लेते हैं 20 मिलते हैं अदर्स को, ठीक है। सेम यहां पर हम मान लेते हैं जी 45 मिलते हैं कांग्रेस को, बाकी अदर्स को, और बीजेपी को मिलते हैं सपोज 40 बीजेपी को मिल जाते हैं, ऐसे करके। सेम सी में हम मान लेते हैं 50 मिलते हैं कांग्रेस को, और बाकी अदर्स को मिल जाते हैं। अब देखो कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, यानी कि कांग्रेस को सिर्फ 40 लोगों ने यहां पसंद करा। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी विनर कौन होगा? इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में विनर होगा कांग्रेस, है कि नहीं है? कांग्रेस ही विनर होगी। सेकंड में 45 वोट्स मिले थे, लेकिन बाकी पार्टी से तो ज्यादा है, इसलिए सेकंड में भी कौन विनर होगा? 45 वोट्स के साथ कौन विनर होगा? कांग्रेस ही विनर होगी। थर्ड में कांग्रेस को 50 वोट्स मिले, बाकी उससे ज्यादा है, कौन विनर होगा? कांग्रेस ही विनर होगा। होगा कि नहीं होगा? कांग्रेस ही विनर होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन क्या 50% से ज्यादा वोट मिले थे? बताइए। 100 लोगों में से क्या 50 लोगों ने भी बोला था हमें कांग्रेस चाहिए? 50 लोगों ने भी नहीं बोला हमें कांग्रेस चाहिए। उसके बावजूद भी कांग्रेस जीत गई इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। क्यों? क्योंकि सिस्टम ऐसा है, फर्स्ट पास द पोस्ट। आप सिर्फ बाकियों से ज्यादा लेके आ जाओ, 50% 60% से मतलब नहीं, आप बस बाकियों से ज्यादा लेके आ जाओ, आप जीत जाओगे, आपकी सरकार बन जाएगी। यही यहां पर हुआ। और अब जरा इस लाइन को पढ़िए, अब आप समझ जाओगे अच्छे से क्या बोल रहा है। देखिए जरा, द कांग्रेस वॉन 3 आउट ऑफ एवरी 4 सीट्स। हर 4 में से 3 सीट पे कांग्रेस जीत रही है, लेकिन डिड नॉट गेट इवन हाफ ऑफ द वोट्स। आधे वोट्स भी नहीं मिल रहे कांग्रेस को, लेकिन फिर भी 4 में से हर 3 सीट पे कांग्रेस ही जीत रही है। इन 1952 द कांग्रेस ऑब्टेन 45% ऑफ द टोटल वोट्स। और पूरे देश में टोटल 45% वोट्स मिले कांग्रेस को सिर्फ, लेकिन फिर भी कितनी सीट्स पे जीत गई कांग्रेस? 74% सीट्स पे जीत गई कांग्रेस। क्यों? क्योंकि सिस्टम ने हेल्प करी। कौन सा सिस्टम? इलेक्टोरल, हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसने कांग्रेस की हेल्प करी। आगे देखिए, अब नेचर कैसा था कांग्रेस के डोमिनेंस का? भाई फर्स्ट इन इलेक्शंस में कांग्रेस का ही डोमिनेंस रहा। अब कांग्रेस का जब डोमिनेंस रहा, तो उस डोमिनेंस का नेचर कैसा था? क्या वो डोमिनेंस बाकी कंट्रीज की तरह थी, या वो डोमिनेंस कुछ अलग थी? देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप कहानी सुनो चाइना की। चाइना में एक सिस्टम चलता है, वन पार्टी सिस्टम, कि भाई सिर्फ एक ही पार्टी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, एक ही पार्टी होगी, और उस पार्टी के अलावा कोई और पार्टी कॉम्पीट ही नहीं कर सकती। यानी कि जब इलेक्शंस होंगे ना, तो एक ही पार्टी के अंदर इलेक्शंस होंगे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके अंदर बाकी कोई पार्टी अलाउ ही नहीं है, कहते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, अलाउ ही नहीं है। लेकिन अब ये वहां का डोमिनेंस है कि वहां तो अलाउ ही नहीं है दूसरी पार्टीज। लेकिन यहां पर डोमिनेंस कैसे डिफरेंट है? The rest of the cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy. अब देखो चाइना में डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है कि नहीं हो रही? क्योंकि वहां पर तो भाई आपके पास चॉइस है ही नहीं, आपके पास फ्रीडम है ही नहीं कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा किसी और पार्टी को चुन सको। तो कहीं ना कहीं वहां पर डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, तो इसलिए वहां पर एक पार्टी का डोमिनेंस रहता है। लेकिन इंडिया कैसा था? द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी इन इंडिया फ्रॉम ऑल दीज केसेस वाज हैपेंड अंडर डेमोक्रेटिक कंडीशंस। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो डोमिनेंस बना ना, यहां पर कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस कैसे बना? कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस तो खुद लोगों ने ही बनाया। तो काइंड ऑफ कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस डेमोक्रेटिक कंडीशंस के अंडर ही बना। ऐसा नहीं था कि बाकी पार्टीज अलाउ नहीं थी, बाकी पार्टीज अलाउड थी, पार्टिसिपेट करो, अच्छे से कंपटीशन हुआ, लेकिन उस कंपटीशन में लोगों ने कांग्रेस को जिताया, इसलिए कांग्रेस का दबदबा बना रहा।
ठीक है। मैनी पार्टीज कंटेस्टेड इलेक्शंस इन कंडीशंस ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड येट द कांग्रेस मैनेज्ड टू विन आफ्टर इलेक्शंस। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कांग्रेस का डोमिनेंस। आगे देखिए, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। अब वो रीजंस क्या थे जिसकी वजह से कांग्रेस का इतना डोमिनेंस रहा? सबसे पहले रीजन था फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक का इन्हें एडवांटेज मिला। फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक का मतलब है जब नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ ना 1885 के बाद, कांग्रेस कहते हैं आती है, अस्तित्व में कांग्रेस आती है, और कांग्रेस ही वो एक पार्टी बनती है जो जन जन के पास जाके उन्होंने जागरूकता फैलाई, नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े रहे। भाई जनता को भी तो दिख रहा है ना, भारत की जनता को भी दिख रहा है कि यार कांग्रेस पार्टी हमारे लिए लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी नेशनल मूवमेंट को लीड कर रही है, हम सबको गाइड कर रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कांग्रेस पार्टी ही कांग्रेस पार्टी का नाम था हर जगह, इसलिए उन्हें फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक का एडवांटेज मिला। तो कांग्रेस पार्टी वो सीन एज इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और नेशनल मूवमेंट को क्योंकि उन्होंने लीड करा इसलिए एक अलग रुतबा, एक अलग नजर से कांग्रेस पार्टी को देखा जाता था। Leaders who were in the forefront of the death struggle were now contesting elections as the Congress candidates। और जो फेमस लीडर्स थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में एक आगे रहकर लड़ाई की, कांग्रेस ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आगे रहकर जिन्होंने लड़ाई की, वो बहुत पॉपुलर लीडर्स बन चुके थे, वो जनता की भलाई करते थे, जनता का साथ देते थे। अब वही लीडर्स जब इलेक्शंस लड़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जनता किसको वोट देगी? किसी ऐसे को वोट देगी जो इतना फेमस नहीं है, जो नेशनल मूवमेंट में ज्यादा आगे नहीं आया, या उसको वोट देगी जो ज्यादा पॉपुलर है, जो नेशनल मूवमेंट पे जिसने दिखाया अपना दम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? ऑब्वियस ही बात है सेकंड वाले को वोट देगी। यही हुआ, जो लीडर्स फोर्थ फ्रंट में थे नेशनल मूवमेंट में, वही लीडर्स आगे चल के पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है वही लीडर्स जीतने भी थे। और वो लीडर किस पार्टी के अंदर थे? कांग्रेस के अंदर थे। हैड एन ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क डाउन टू द लोकल लेवल। और कांग्रेस का एक ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क भी था भाई, गांव गांव के अंदर तक कांग्रेस के बारे में बातें फैली हुई थी, कांग्रेस का एक नेटवर्क था, गांव गांव के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे उस टाइम पे। एज द कांग्रेस वाज स्टिल रिसेंटली ए नेशनल मूवमेंट, इट्स नेचर वाज ऑल इंक्लूसिव। ठीक है, आगे देखिए, कांग्रेस इज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अब कांग्रेस एक्चुअल में कांग्रेस का नेचर कैसा है? अब यहां पर हम आते हैं कांग्रेस के नेचर के ऊपर। देखिए, इसको पढ़ने से पहले आप एक बात समझिए। दो फ्रेंड्स हैं, ए और बी, ठीक है। अब ए मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग, आईक्यू खतरनाक लेवल, ठीक है, किसी भी सिचुएशन से निकाल के ले आएगा आपको, जो ए है। बी बहुत ज्यादा फिजिकली स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रेव है, बहुत ज्यादा ब्रेव है। अब ये दोनों दोस्त हैं। अब अगर भाई कहीं पर सिचुएशन होगी कि ए को जरूरत पड़ रही है, एक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहां पर ए को फिजिकल नीड है, थोड़ी सी काइंड ऑफ एक हेल्प चाहिए भाई, जो कि एक ग्रुप के बीच में फंस चुका है, लड़ाई हो गई एक ही, और ए को हेल्प चाहिए एक दमदार बंदे की, तो वैसी बात है किसकी जरूरत पड़ेगी वहां पर? बी की जरूरत पड़ेगी। ए तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो किसको आना पड़ेगा हेल्प के लिए? बी को आना पड़ेगा, ठीक है। अब बी एक ऐसे सिचुएशन में फंस जाता है जहां पर उसको दिमाग लगाने की जरूरत है, खतरनाक लेवल का, लेकिन अब वो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? ए की जरूरत पड़ेगी। तो इन दोनों की किसको जरूरत है? इन दोनों की एक दूसरे की जरूरत है। अब अगर ये दोनों साथ में मिलकर रहेंगे, सपोज इनके बीच में भाई डिफरेंसेस भी हैं ओपिनियंस के, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, कुछ कुछ बातों पर ये दोनों अलग अलग भी सोचते हैं। जैसे बी सोचेगा अरे ज्यादा खाना चाहिए, ज्यादा जिम के अंदर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन ए सोचेगा नहीं, पढ़ने में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। कुछ बातों पर अलग अलग डिफरेंसेस भी होंगे, इन दोनों के अलग अलग विचार भी होंगे, लेकिन अलग अलग विचार तो होंगे, लेकिन अगर इन विचारों की वजह से अगर ये दोनों अलग हो जाएं, नुकसान किसका होगा? इन दोनों का ही नुकसान होगा। जहां पर बी को मेंटली वर्क की जरूरत थी वहां पर बी फेल कर जाएगा, जहां पर ए को फिजिकल वर्क की जरूरत थी ए फेल कर जाएगा। लेकिन अगर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को थोड़ा सा सह ले, थोड़ा सा टॉलरेट कर ले, और दोनों हमेशा साथ में रहे, तो इनकी ये ग्रुप इनका जो कोalition बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो?
वैसी बात है भाई, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोalition बनेगा क्यों? क्योंकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं, दोनों की स्पेशलिटीज अलग अलग हैं। अब इसी फॉर्मेट को आप यहां पर देखो, कांग्रेस कांग्रेस क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कोalition है। सोशल और आइडियोलॉजिकल कोalition कैसे? फ्रॉम इट्स ओरिजिन 1985 कांग्रेस एक प्रेशर ग्रुप की तरह बनी थी। प्रेशर ग्रुप काइंड ऑफ कि एक ग्रुप बना दिया जो सरकार के ऊपर प्रेशर बना के रखे कि आप ऐसे लॉज मत लेके आओ, आप ऐसे काम मत करो। एक प्रेशर बना के रखेगी सरकार के ऊपर, यानी कि ब्रिटिश सरकार के ऊपर 1985 में एक प्रेशर ग्रुप की तरह स्टार्ट हुई कांग्रेस। और कांग्रेस के अंदर कुछ एजुकेटेड लोग थे, प्रोफेशनल थे, कमर्शियल क्लासेस थे। 20th सेंचुरी आते आते यानी कि 1900 वाला टाइम आते आते कांग्रेस एक मास मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। और कांग्रेस एक पार्टी, एक डोमिनेंस की तरह क्रिएट होती है, जो जिस पार्टी के अंदर कौन भाई इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा थे, अपर कास्ट, अपर मिडिल क्लास, अर्बन एलीट लोग ज्यादा थे, यानी कि शहरी लोग ज्यादा थे, पढ़े लिखे लोग ज्यादा थे, इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा थे। धीरे धीरे वो ऐसा ग्रुप बना। फिर एक टाइम आता है जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद कांग्रेस का जो सोशल बेस है, यानी कि कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, अब वो उनका दायरा बढ़ जाता है। अब जहां पहले सिर्फ एक ही तरीके के लोग होते थे, इंग्लिश बोलने वाले, अर्बन एलिट, शहरी लोग, बस अब कांग्रेस कैसी हो जाती है? अब कांग्रेस के अंदर डाइवर्स ग्रुप्स की एंट्री हो जाती है। डाइवर्स ग्रुप जिनके कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियंस थे, यानी कि अलग अलग विचारधारा थी, जैसी इन दोनों दोस्तों की थी। वैसे लोग आते हैं भाई, कैसे? एक तरफ किसान आ रहे हैं, एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट भी आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस के अंदर शहरी लोग भी आ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर गांव के लोग भी आ रहे हैं, कांग्रेस के अंदर काम करने वाले भी आ रहे हैं, और कांग्रेस के अंदर काम करवाने वाले भी आ रहे हैं, यानी कि नौकर भी आ रहे हैं, मालिक भी आ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, तीनों की तीनों क्लास आ रही है। कांग्रेस के अंदर सारी की सारी कास्ट आ चुकी है कांग्रेस के अंदर, ठीक है। और धीरे धीरे कांग्रेस की लीडरशिप, जो पहले काइंड ऑफ एक अर्बन एलिट्स के पास होती थी, पढ़े लिखों के पास, इंग्लिश स्पीकर्स के पास होती थी, अब कांग्रेस के लीडर्स में और कौन कौन से लोग आ रहे हैं भाई? एग्रीकल्चर प्रोफेशनल्स भी आ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं वो लोग भी कांग्रेस के अंदर लीडर बन रहे हैं, जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो लोग भी कांग्रेस के अंदर लीडर्स बन रहे हैं। और धीरे धीरे करके कांग्रेस से क्या बन जाती है? कांग्रेस एक रेनबो की तरह एक पार्टी बन जाती है। रेनबो, रेनबो देखा आपने? रेनबो तो देखा होगा भाई, रेनबो जिसमें बहुत सारे तरीके के कलर्स होते हैं। तो कांग्रेस भी एक काइंड ऑफ रेनबो लाइक पार्टी बन जाती है, जिसमें बहुत सारे, या मैं कहूं तो सारे के सारे तरीके के लोग कांग्रेस के अंदर अब शामिल हो जाते हैं। तो कांग्रेस एक सोशल कोलिशन वाली पार्टी बन जाती है, जो किसको रिप्रेजेंट करती है? जो इंडिया की डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया की क्लासेस को, इंडिया की कास्ट को, इंडिया के रिलीजन को, इंडिया की अलग अलग लैंग्वेजेस को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है। तो काइंड ऑफ एक कांग्रेस सोशल कोलिशन बना। आइडियोलॉजिकल कोलिशन कैसे बना? इन दिस सेंस कांग्रेस वाज एन आइडियोलॉजिकल कोलिशन एज वेल। इट accommodated the revolutionary and pacifist, conservative and radical, extremist and moderate, right wing, left wing, all shades of the center. The Congress was a platform for numerous groups. कांग्रेस बहुत सारे ग्रुप्स के लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करा कांग्रेस ने। जैसे कि देखो आइडियोलॉजीज कैसे भाई, कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट भी आ रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं उड़ा दो सबको, और कांग्रेस के अंदर कहते हैं मॉडरेट्स भी आ रहे हैं, जो कह रहे हैं ठीक है शांति से काम लो, हम लोग देखते हैं धीरे धीरे चेंज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दोनों के विचारधारा अलग हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कांग्रेस के अंदर हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के अलग अलग स्पेशलिटीज हैं। तो काइंड ऑफ एक कांग्रेस आइडियाज, अलग अलग आइडियाज का भी एक ग्रुप बना, कांग्रेस अलग अलग सोशल ग्रुप्स का भी एक ग्रुप बना। तो कांग्रेस काइंड ऑफ एक रेनबो लाइक पार्टी बनी, जहां पर अलग अलग तरीके के रंग रूप विचारधाराएं ऐड होती गई। टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। अब सबसे पहले समझिए फैक्शंस क्या होता है। देखो सपोज कांग्रेस, यह है कांग्रेस, आप लोग देखिए, यह है पूरी की पूरी आपकी कांग्रेस। कांग्रेस, अब कांग्रेस के अंदर याद है डिफरेंट आइडियोलॉजीज वाले लोग भी हैं। तो सपोज ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोग हैं, और ये कुछ लोग है तो कांग्रेस के अंदर, लेकिन इन दोनों की आपस में बहुत ज्यादा बनती है, तो इन दोनों ने अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लिया। इन दोनों की आपस में काफी ज्यादा बनती है, इन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया।
पार्टी के अंदर ही इन दोनों की आपस में ज्यादा बनती है, इन्होंने अपने ग्रुप बना लिया। इन छोटे छोटे ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, हम इन छोटे छोटे ग्रुप्स को हम बोलते हैं फैक्शंस। समझ गए? ठीक वैसे जैसे आपकी क्लास के अंदर भाई ऑन एन एवरेज 40-50 बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। अब 40-50 स्टूडेंट्स में आप लोग देखते हो यार, उन 5 लोगों का अलग ग्रुप बना हुआ है, उन 10 लोगों का अलग ग्रुप बना हुआ, उन 2 लोगों का अलग ग्रुप बना, 4 लोगों का अलग ग्रुप बना हुआ। क्यों? वो आपस में दोस्त क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इंटरेस्ट, उनके आइडियाज, उनके ओपिनियंस एक दूसरे से मैच खा जाते हैं, है कि नहीं? इसलिए तो अपने खुद का अलग ग्रुप बना लेते हैं, लेकिन है तो उस क्लास के अंदर ही। तो सेम वो क्लास कांग्रेस है और वो छोटे छोटे ग्रुप्स फैक्शंस बन जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फैक्शंस बोल देते हैं। कोलिशन लाइक कैरेक्टर ऑफ द कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। और ये फैक्शंस ही इसको क्या देते हैं? अनयूजुअल स्ट्रेंथ देते हैं। स्ट्रेंथ कैसे? ये दोस्त याद हैं भाई, एक दूसरे को स्ट्रेंथ दे रहे हैं ना, एक अनयूजुअल स्ट्रेंथ बन रही है इनके ग्रुप की। चाहे मेंटल वर्क की जरूरत होगी ये काम आएगा, जहां फिजिकल वर्क की जरूरत होगी ये काम आएगा। सेम कांग्रेस के अंदर जो डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स हैं, ये कांग्रेस को क्या देते हैं? अनयूजुअल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाते हैं। आगे देखिए, कॉम्प्रोमाइज एंड इंक्लूसिवनेस आर द हॉलमार्क्स ऑफ द कोलिशन। ये एक स्टार मार्क इसको आप कर सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज करो आप, ठीक है। अगर आपको स्पेशलिटी चाहिए, आपको स्ट्रेंथ चाहिए, तो स्ट्रेंथ के साथ साथ आपको कुछ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आपको फैक्शंस की हेल्प चाहिए, आपको अलग अलग आइडिया विचारधारा के लोग की हेल्प चाहिए, तो आपको कहीं ना कहीं उनके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। और यही कॉम्प्रोमाइज और इंक्लूसिवनेस क्या बनी? कोलिशन का हॉलमार्क बन गई। दिस स्ट्रेटेजी पुट ऑपोजिशन इन द डिफिकल्ट। अब इससे ऑपोजिशन की जो कांग्रेस के जो ऑपोजिट पार्टीज हैं वो मुश्किल में गए। वो कैसे मुश्किल में आ गई भाई? क्यों? इसका पॉइंट आपको मिलेगा अगले उसमें। देखिए, इन अ पार्टी दैट हैज अ नेचर ऑफ कोलिशन देयर इज अ ग्रेटर टॉलरेंस of internal differences and ambitions of various group leaders are accommodated। ठीक है, देखिए, अलग अलग पार्टीज यानी कि ऑपोजिशन पार्टीज के अंदर कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी कैसे आ गई है भाई? ऑपोजिशन का काम क्या होता है? एक रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करना, यही काम होता है ऑपोजिशन का। जैसे आप आजकल न्यूज में काफी चल रहा है, देखते होगे आप, बीजेपी ने कुछ काम कर दिया, आम आदमी पार्टी वाले आ जाते हैं, अरे बीजेपी ने ये काम कर दिया, बीजेपी देखो कितने गंदे गंदे काम करती है। कांग्रेस वाले आ जाते हैं, अरे बीजेपी तो ऐसी है, बीजेपी वैसी है। कहीं ना कहीं बीजेपी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं किया जाता? किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि भाई बीजेपी के खुद के ही लोग अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दें, तो जनता क्या देखेगी यार? बीजेपी के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो अपनी पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ठीक है भाई। ऑपोजिशन का काम था क्रिटिसाइज करना, तंज कसना, चेक एंड बैलेंस कर रखना, वो काम तो खुद पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, फिर ऑपोजिशन की जरूरत क्या रही? यही हुआ। क्या हुआ? ये जो स्ट्रेटेजी थी ना कांग्रेस की, क्या स्ट्रेटेजी, एक सेकंड रुको, ये जो स्ट्रेटेजी थी ना कांग्रेस की, टॉलरेंस करना, ये सब, और अलग अलग आइडियाज थे, तो कहीं ना कहीं वो अलग अलग आइडियाज अपनी पार्टी के लोग अपनी पार्टी की पॉलिसीज को ही क्या करते थे? क्रिटिसाइज करते थे। और यही ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी के लिए यही स्ट्रेटेजी ऑपोजिशन के लिए डिफिकल्टी बन गई यार। ऑपोजिशन वाले सोच रहे भाई हमारा काम ही क्या रह गया जब कांग्रेस के लोग खुद ही एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं तो। और यही कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक स्ट्रेंथ भी बनी कि वो अपने लोगों से क्रिटिसिज्म ले लेके उन उन गलत बातों को भी अच्छा कर करके ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बन चुकी। फैक्शंस इन द कांग्रेस, ये कुछ फैक्शंस के एग्जांपल है। जैसे कि एक ग्रुप बना राइट विंग कंजर्वेटिव्स का, राइट विंग लेफ्ट विंग, मैं आपको किसी और वीडियो में समझाऊंगा। कंजर्वेटिव्स का एक ग्रुप बना, जैसे कि जिसके अंदर सीडी देशमुख, मोरारजी देसाई, संजीव रेड्डी, ये 3 दोस्त एक ग्रुप बना लिया इन्होंने अपना खुद का। एक सेंटर मेन स्ट्रीम में एक ग्रुप रहा, एक लेफ्ट विंग का ग्रुप बन गया, ये 3 लोगों ने अपने ग्रुप अलग से बना लिया। तो एक काइंड ऑफ ये फैक्शंस हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स। ये ग्रुप्स विचारधारा अलग हो सकते हैं, सबके आइडियाज अलग हो सकते हैं, लेकिन ये सब साथ में काम करेंगे और एक ही पार्टी के अंदर रहेंगे। द फैक्शंस टुक डिफरेंट आइडियोलॉजिकल पोजीशंस इन मेकिंग द कांग्रेस एज ग्रैंड सेंट्रिस्ट पार्टी। और इन्हीं आइडियाज, इन्हीं डिफरेंस ऑफ आइडियाज की वजह से कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी बन गई कि हाँ, कांग्रेस के अंदर हर एक विचारधारा वाले लोग आ सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कांग्रेस के अंदर कोई ये नहीं आ सकते, वो नहीं आ सकते, हर किसी का वेलकम है कांग्रेस के अंदर। The system of factions functioned as balancing mechanism within the ruling party। और यही काइंड ऑफ एक बैलेंस के रूप में एक फैक्शंस ने काम करा
कि भाई कांग्रेस अगर कुछ गलत कदम उठा भी दे या फिर कुछ गलत पॉलिसीज ले भी है, जो पॉलिसीज जनता के अगेंस्ट हो या फिर जनता के हित में ना हो, तो कहीं ना कहीं फैक्शंस ही, वो छोटे छोटे ग्रुप से अपनी पार्टी के अगेंस्ट जाकर इन पॉलिसीज को खत्म करवा देते थे, रुकवा देते थे, जिसकी वजह से क्या एक बैलेंस बना रहता था, ठीक है, रूलिंग पार्टी के अंदर। पॉलिटिकल कंपटीशन देयरफॉर टुक प्लेस विद इन द कांग्रेस, और यही कुछ करते करते भाई पॉलिटिकल कंपटीशन तो होता ही था पार्टी के अंदर ही। इंस्टेड ऑफ बीइंग अ वीकनेस, एक वीकनेस की जगह इंटरनल फैक्शनिज्म क्या बना, एक स्ट्रेंथ बना कांग्रेस की। यही चीज क्या बन गई कांग्रेस की, स्ट्रेंथ बन गई, क्योंकि क्यों बाकी किसी ऑपोजिशन पार्टी को मौका ही नहीं मिला कांग्रेस के अगेंस्ट कुछ करने का, क्योंकि कांग्रेस की जो जो गलतियां थी फैक्शंस ही कांग्रेस को बताते थे और कांग्रेस उन गलतियों में सुधार कर लेती थी। The first decade of the electoral competition, the Congress acted as both a ruling as well as opposition. और जो फर्स्ट डेकेड था ना, जो पहले 10 साल थे, कांग्रेस खुद ही रूलिंग पार्टी और कांग्रेस खुद ही ऑपोजिशन, ऐसे काम करती थी कांग्रेस, यही होता था। इमरजेंस ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज, अब कुछ पार्टीज ऑपोजिशन के अंदर आती। देखो ऐसा कभी नहीं था इंडिया के अंदर जब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई और सिर्फ एक ही पार्टी का रूल था। इलेक्शन से पहले भी, यानी कि 1952 से पहले भी कुछ पार्टीज थी, लोकल लेवल पे कुछ पार्टीज थी, बस फर्क इतना है कि वो इतने पॉपुलर नहीं थी जितनी कांग्रेस पॉपुलर थी। इंडिया हैड अ लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट ऑपोजिशन parties than many other multi-party democracies. All these opposition parties succeeded in gaining token representation. Token representation का मतलब है कि भले ही इन्हें ज्यादा से ज्यादा एक सीट मिल गई, लेकिन इन्हें लोकसभा के अंदर एक सीट तो मिल गई, एक टोकन टाइप का मिल गया कि ठीक है आपको टोकन रिप्रेजेंटेशन मिल चुकी है इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. These parties offered a sustained, often principled criticism of the policies and practices of the Congress party. और कहीं ना कहीं ये जो छोटी छोटी ऑपोजिशन पार्टीज थी ना, ये कहीं ना कहीं इन्होंने भी चेक एंड बैलेंस करने में, रूलिंग पार्टी के लिए पावर को चेक एंड बैलेंस करने में कहीं ना कहीं इनका एक रोल था। ये लोग भी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते थे, जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी बनकर रही, कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस एक डेमोक्रेटिक डोमिनेंस बनकर रहा। This kept the ruling party under check and often changed the balance of power. These party prevented the resentment with the system from turning anti-democratic. और इन्हीं पार्टी की बदौलत सिस्टम बैलेंस बना रहा, सिस्टम कभी भी डेमोक्रेसी से हटके एंटी डेमोक्रेटिक नहीं हुआ, इन्हीं पार्टी की बदौलत। और यही इन्हीं पार्टी से कुछ ऐसे भी नेता निकल के आए जिन्होंने आगे चल के हमारे देश को एक दिशा देने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। देखिए फॉर एग्जांपल ये कैबिनेट है, कैबिनेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये है आपके जवाहरलाल नेहरू, इनकी कैबिनेट है। अब देखिए बी आर अम्बेडकर इन कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं है, कांग्रेस पार्टी से इनके ओपिनियन डिफरेंट हैं, लेकिन फिर भी बी आर अम्बेडकर नेहरू के साथ खड़े हैं कैबिनेट के अंदर। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रिस्पेक्ट होती थी एक दूसरे के लिए, उस टाइम पे आइडियाज की रिस्पेक्ट होती थी। ऐसा नहीं था आपके आइडिया अलग है तो आप गलत हो, नहीं, आपके विचार अलग हो सकते हैं लेकिन जरूर नहीं आपके विचार गलत हो सकते हैं। उस टाइम की ये सोच थी और इसी सोच के चलते डेमोक्रेसी को हम अच्छे से स्टैब्लिश कर पाए और डेमोक्रेसी को हम अच्छे से चला पाए। देखिए अब ये कुछ पार्टीज हैं, यहां पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ पार्टीज मेंशन है आपके चैप्टर के अंदर, जैसे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में मेंशन किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अब इनके फाउंडर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कभी कभी कि भाई बताओ, सपोज पीसी जोशी, एस ए दांगे, कि कौन सी पार्टी के फाउंडर्स हैं? तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर्स हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी कैसी थी कि सीपीआई वर्क फॉर सोशलिस्ट सोसाइटी बेस्ड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी थी कि भाई सब सोशलिज्म के ऊपर बेस रहो, सबको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए, सिर्फ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट, एक पर्टिकुलर क्लास, इन लोगों को फेवर नहीं मिलना चाहिए। सेकंड पार्टी आपके चैप्टर में मेंशन है स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र पार्टी द वॉइस ऑफ फ्रीडम एंड फ्री एंटरप्राइज, एस सी राजा गोपालाचारी इसके फाउंडर बने, और कुछ जैसे कि एन जी रंगा, मीनू मसानी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बन जाते हैं, आपकी बुक में मेंशन भी है, एच एम पटेल, पिलू मोडी, ये कुछ फाउंडिंग लीडर्स बने स्वतंत्र पार्टी के। ठीक है, आइडियोलॉजीज वैसे आपसे कभी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपसे फाउंडिंग मेंबर्स आपसे पूछ लेंगे। भारतीय जनसंघ, जो आज के टाइम पे रूलिंग पार्टी देख रहे हो ना, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी,
भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअल में रूट भारतीय जनसंघ के अंदर ही है। उस टाइम पे भारतीय जनसंघ था, बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी और भारतीय जनसंघ के फाउंडर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्होंने दिल्ली के अंदर भारतीय जनसंघ की स्थापना करी। कब? 21 अक्टूबर 1951। और ये आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो आप ये मान लो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी का एक ग्रुप पॉलिटिक्स में चला गया और उसी ग्रुप को हमने क्या बोल दिया? भारतीय जनसंघ बोल दिया गया। बस यही है और यह हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा और मैं कोशिश करूंगा ऐसे ही सिंपल इजी एक्सप्लेनेशंस आपके चैप्टर के लेके आता रहूं जो कि सीबीएसई के नए एग्जाम फॉर्मेट से मैच करे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए